नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर आपसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं उसका विषय है उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की स्थिति। आप सभी को विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे एनईपी 2020 के नाम से हम सब जानते हैं, उसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम को परिवर्तित करने में, या यूं कहूं कि उसको प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए आज इसी की पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। भारत में शिक्षा की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गुरुकुल की अवधारणा रही है। जब शिक्षार्थी गुरु के आश्रम में रह करके वहीं उनके सानिध्य में शिक्षा का अर्जन करता था, और इसी श्रुत परंपरा के माध्यम से आगे चलकर ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं प्रस्फुटित होती हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत, भरत मुनि, पाणिनि, चाणक्य, गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक विद्वानों और विदुषियों के नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने ज्योतिष, वास्तुकला, चिकित्सा, दर्शन, योग, गणित आदि न जाने कितने क्षेत्रों में इतना काम किया है कि आज भी वे हमारे आदर्श माने जा सकते हैं। उनकी जो प्रतिस्थापनाएं थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से भला कौन परिचित न होगा। ये विश्वविद्यालय उस समय दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में गिने जाते थे, जहां देश दुनिया के अनेक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। निश्चय ही हर शब्द की अपनी एक संस्कृति होती है, हर शब्द की अपनी एक यात्रा होती है, उसका अपना एक इतिहास होता है। भाषा का अपना एक सांस्कृतिक महत्व होता है, और हमारा प्रयोग में लाया गया एक एक शब्द एक ऐसा अद्भुत संग्रहालय है जिसमें हमारी देश की परंपराएं, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर, उसका अनुभव आदि सब कुछ समाहित होता है। तभी तो कहा गया है, शब्द ब्रह्म है, शब्द सृष्टा है। यदि हम भाषाओं के इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा थी। मूलतः ये भाषाएं उसी वैदिक संस्कृत से निकली हुई है। मोटे रूप में मैं आपसे बात करूं तो वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद से जिसको हम मानते हैं कि वो निकली है, उसके बाद संस्कृत जिसमें रामायण लिखी गई है, और मध्यकाल तक आते आते पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का विकास होने लगता है, और इसी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित होती है। वस्तुतः समय के प्रभाव में भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता रहा, और जैसा अक्सर होता है, शासक की जो भाषा होती है उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। जब मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो अरबी फारसी का प्रभाव हमारी भाषाओं पर होने लगा। यदि हम आदिकाल की बात करें, 1000 से 1500 तक, उस समय अपभ्रंश और प्राकृत भाषाएं जो हैं वो प्रमुख थी। जैसा मैंने कहा कि उन पर अरबी और फारसी का प्रभाव पड़ रहा था। मध्यकाल तक आते आते 1500 से 1800 तक हिंदी की 3 बोलियां प्रचलित होने लगी थीं, अवधी, ब्रिज और खड़ी बोली। और अवधी में राम साहित्य लिखा गया, ब्रिज में कृष्ण साहित्य लिखा गया, और खड़ी बोली में हिंदी का साहित्य आगे चलकर लोकप्रिय हुआ। और आधुनिक काल में यदि हम बात करें तो खड़ी बोली का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगता है। और जब अंग्रेजी शासन आया उस समय अंग्रेजी का प्रभाव हमारे यहाँ पर अधिक पड़ने लगा। मैकाले का नाम अक्सर लिया जाता है भारतीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में। मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक बार कहा था कि मैंने पूरे भारत का दौरा किया है, मुझे भारत में
कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई भिखारी हो। अर्थात ये देश अपनी एक समृद्धि का अनूठा उदाहरण है। उसकी अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना है। यदि हमें इसे नष्ट करना है तो हम तभी कर पाएंगे जबकि उनकी इस सांस्कृतिक धरोहर पर प्रहार करें। अन्यथा भारत पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है। और मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति प्रस्तावित की जिस पर अंग्रेजी का प्रधानता बढ़ी और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब स्वाधीनता संग्राम चला, अभी यदि मैं समाचार पत्रों के संदर्भ में बात करूं तो उस समय चाहे बंगाली भाषा की बात करें, चाहे मराठी भाषा की बात करें, चाहे उर्दू भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, बल्कि जो और भारतीय भाषाएं हैं उन सभी में ऐसे तेजस्वी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ जिन्होंने इस देश की विचार चेतना को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी, समाचार सुधा वर्षण, अजीम उल्ले खां का पयाम आजादी, माधवराव सप्रे, लोकमान्य तिलक, लक्ष्मी नारायण गर्दे, ऐसे न जाने कितने पत्रकारों के हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और इस देश की विचार चेतना को एक तेजस्विता प्रदान की। महात्मा गांधी मूलतः गुजराती थे। उन्होंने भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 5 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन का भी प्रकाशन करते हैं। उस समय के नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने इस बात को महसूस किया था कि इस देश की भावनात्मक एकता इन्हीं भारतीय भाषाओं में निहित है। उर्दू में जो पहला पत्र प्रकाशित होता है 27 मार्च 1822 को, जामे जहानुमा, उस पत्र का प्रकाशन किया था हरिहर दत्त ने और संपादन किया था लाला सदा सुख लाल ने। इसके प्रिंटर एक अंग्रेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। यह सही है कि इस पत्र को, यह साप्ताहिक पत्र था जिसकी मासिक जो शुल्क था, सब्सक्रिप्शन ग्राहक शुल्क, वो 2 रुपए था। इस पत्र को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें पत्र प्रकाशन की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। तमिल भाषा में 1831 में पत्र प्रकाशन की शुरुआत हो जाती थी और हिंदी में 30 मई 1826 को पत्र प्रकाशन की परंपरा को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय भाषाओं की प्रधानता रही है, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा की प्रधानता ने, या यूं कहूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय में अंग्रेजी भाषा ने हमारे उस सांस्कृतिक चेतना को, उस भाषाई परंपरा को कहीं गहराई से प्रभावित किया था। 1857 की वो क्रांति, जब पहला बलिदान दिया था मौलवी मोहम्मद बाकर ने, जिन्होंने, या यूं कहूं कि वो संभवतः पहले ऐसे पत्रकार थे जो आजादी की उस लड़ाई में शहीद होते हैं, उनकी उस तेजस्वी पत्रकारिता के लिए उन्हें प्राण दंड दिया गया। और इन्हीं उर्दू प्रकाशनों की शुरुआत के कारण अंग्रेज सरकार को प्रेस अधिनियम लागू करना पड़ा और 1878 में जिस तरह से वर्नाकुलर प्रेस पनप रही थी, अंग्रेज सरकार को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा, जिसे हम गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, विदेशी भाषा में यदि हम शिक्षा देंगे तो उसका बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में उस बच्चों को, युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनके लिए ऐसा परिवेश तैयार करें। आजादी के बाद भारत की शिक्षा नीति किस तरह की हो, कई समितियां अलग अलग समय पे बनी, चाहे हम राधाकृष्ण समिति की बात करें, कोठारी कमीशन की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात करें, 1985 की बात करें, या आज एनईपी 2020 की बात जो की जा रही है, इसके संदर्भ उठाएं। इन समितियों ने भारत की भावी शैक्षिक योजनाओं की आधार भूमिका तैयार करते हुए उसका एक बुनियादी ढांचा तैयार किया। एनईपी 1968 में 6% जो जीडीपी का हमारा है उसे खर्च करने की बात की, लेकिन एनईपी का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था भारतीय भाषाओं में
शिक्षा देने के लिए एक प्रयास किया जाए। इसके पहले हमारे यहाँ त्रिभाषा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले की बात भी की गई, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक भारतीय भाषा सीखी जाए। जो उत्तर भारत के लोग हैं वो हिंदी अंग्रेजी के साथ दक्षिण भारत की एक कोई भाषा सीखे, और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो हिंदी अ, अपनी एक भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी सीखे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच किसी प्रकार का एक समन्वय हो सके। तो एनईपी 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं के एक संतुलन की बात की जाती है, और इस दिशा में पिछले कुछ समय में जो प्रयत्न किए गए हैं, निश्चय ही हम एक बदलाव उसमें देखते हैं। चाहे हम एआईसीटी की बात करें, एआईसीटीई ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ चुने हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अनुमति दी है। एक आध विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वस्तुतः ये परिवर्तन जब हो रहा है तो सबसे बड़ी चुनौती है इस तरह के शिक्षकों की उपलब्धता, जो उन क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण कर सके, अध्यापन कर सके, प्रशिक्षण दे सके। और इसी के साथ एक और चुनौती है उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें। तो इस दिशा में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, भाषाई भेदभाव को कम करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह से हम स्थानीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी के माध्यम से एक चुनौती का माहौल खड़ा कर सकें, ऐसे पाठ्यक्रम विकसित कर सकें, उसके लिए एक विशेष पहल सरकार की ओर से की गई है। इसके लिए अनुवाद की व्यवस्था की गई है। तकनीक ने इस चीज को बहुत सहज बना दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसकी स्थापना के माध्यम से जहां विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं ई कुंभ, नॉलेज अनलैश्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। ई कुंभ, यदि आप इसका पोर्टल देखेंगे तो आप देखेंगे कि अनेक इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन है, उसके जो विधाएं हैं, शाखा प्रशाखाएं हैं, विषय हैं, उन पर किस तरह से विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जा रही है। आज इस प्रकार के तकनीकी विषयों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए इस तरह के पोर्टल बनाए गए हैं, जहां वे अपनी भाषा में विषयों को समझ सकते हैं। एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित ये पोर्टल निश्चय ही एक बदलाव के सूचक है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज 13 भाषाओं में प्रवेश परीक्षा की शुरुआत कर दी है। यूपीएससी में 99 के आसपास हिंदी में अब जो इनकी परीक्षाएं हैं वो शुरू कर दी गई थी। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ने अपना काम शुरू किया है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी आज विभिन्न विषयों में हिंदी की और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को तैयार किया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो भाषा, मेरा संकेत संस्कृत की ओर है, जो भाषा वैदिक संस्कृति की जनक थी, या यूं कहूं वैदिक संस्कृति के साथ साथ वैश्विक संस्कृति की जनक थी, आज वही भाषा और उसके बाद जिस तरह की भाषाओं का विकास होता रहा भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, वे भाषाएं आज उपनिवेशवाद, बाजारवाद और साम्राज्यवाद का शिकार होती चली जा रही है। भाषाएं अंततः वही जीवित रहती हैं जो आम जनमानस में लोक व्यवहार में काम आती है। सुब्रमण्यम भारती के नाम से हम सब परिचित होंगे। एक महान तमिल कवि, तमिल भाषा के एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक समन्वय कायम किया, उन्हीं की जन्मतिथि के दिन हम 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं। इसके पीछे मूल धारणा क्या है? इसके पीछे मूल धारणा यही है कि हम हमारे पड़ोसी की भाषा के प्रति सम्मान रखें, उसके प्रति स्नेह भाव रखें। भाषा को सीखना मजबूरी नहीं है, उसे हम आनंद का विषय बनाएं, उत्सव का विषय बनाएं, और इसी आनंद और उत्सव धर्मिता के साथ यदि हम हमारे दूसरे भाषा को सीखते हैं तो निश्चय ही भाषाई सहिष्णुता का विकास होगा। विदेशी राज में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान कुछ लेखक पत्रकारों में बना हुआ था, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने 1929 में कहा था कि हमें जिस स्वराज्य की हम कल्पना कर रहे हैं वो हमें आजादी के लिए अपनी भाषा में चाहिए। हम सपने भी तो अपनी भाषा में ही देखते हैं।
तो फिर क्यों नहीं हम अपना पढ़ाई और जो भी हमारा आगे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चिंतन मनन है वो हम अपनी भाषा में करें। तभी तो कहा गया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को हूल। भाषाएं धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है। यूनेस्को ने भी कहा है, यदि स्थानीय भाषाएं और बोलियों का प्रयोग नहीं होगा तो वो लुप्त होती चली जाएंगी। और दुर्भाग्य से हमारे देश में भी पिछले 75 वर्षों में कुछ भाषाएं बोलियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। स्थानीय भाषा का प्रयोग हमारी भाषा को प्राण वायु प्रदान करता है और हमारी संस्कृति को भी प्राणवान बनाता है। हम यही प्रयास करें कि इस भाषा के प्रति आम आदमी का सम्मान बना रहे। और जिस तरह से एनईपी 2020 ये कहती है कि प्राथमिक कक्षाओं तक, विशेषकर 5वीं और प्राथमिकता के आधार पर 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्थानीय भाषा या उनकी मातृभाषा में शिक्षण कराया जाए। बच्चा जब अपनी मातृभाषा में बोलता सीखता है, सहज रूप से उसकी रचनात्मकता का विकास होता है, वो कहीं ना कहीं तार्किक होता है, उसकी आलोचनात्मक शक्तियां विकसित होती है। इसी मनोविज्ञान पर आधारित एनईपी 2020 ने इस बात की तैयारी के लिए सरकार को कहा या संस्तुति की कि हम हमारे पाठ्यक्रम का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हों। और यही कारण है कि अब एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी या जो नेशनल ओपन स्कूल, ये इग्नू, ये सभी जो अपनी पाठ्य सामग्री है उसको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लाने के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं और उन योजनाओं की क्रियान्विति भी हो चुकी है। हालांकि ये आरोप लगाया जाता है कि ये मशीनी अनुवाद, हम मशीनों को भी शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं बेहतर अनुवाद के लिए। तो आज अनुवाद की बात हो रही है क्योंकि मूल पुस्तकें अंग्रेजी में तैयार की जा रही हैं। लेकिन जब एक इस तरह का माहौल बनेगा, निश्चय ही हम भारतीय भाषाओं में भी उच्च स्तरीय मौलिक पुस्तकें प्रकाशित करेंगे। यदि हमारी स्वयं की भाषा कमजोर होगी या हम हमारी भाषा को कमजोर समझकर उन विदेशी भाषाओं की ओर मुंह ताकेंगे तो हम देश की प्रगति में अपना योगदान कैसे निभा पाएंगे। अब तो बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। ये जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, इनके विकास के लिए इस तरह के आयोग बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी सुझाव दिया गया है कि विभिन्न भाषाओं की अकादमियां बनाई जाएं ताकि उनका समृद्ध शब्द भंडार तैयार हम कर सकें। मित्रों, 2011 की जनसंख्या के आधार पर हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो लगभग 57% है। 57% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले मात्र 10% हैं। और बांग्ला बोलने वाले लगभग 9% हैं, जबकि संस्कृत बोलने वाले मात्र 0.49% हैं। तो आज हिंदी के बाद अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी जैसी भाषाएं हैं जिनका अपना एक समृद्ध साहित्य है। वर्ष 2015 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के ऊपर सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी। तो आज हमें यह संकल्प लेना है कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की तैयारी के लिए हम अपनी भाषाओं में चिंतन मनन करें, अपनी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएं। यहां किसी एक भाषा के विरोध की बात नहीं है, सभी भाषाओं का साहचर्य रहे, सभी भाषाओं के बीच में एक पारस्परिक समन्वय रहे, शब्दों का, अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान हो ताकि वे भाषाएं और अधिक समृद्ध और संप्रेषणीय बने। यह हमारा बहुभाषी अनुभव हमारे उस संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा और हम हमारी उस ज्ञान परंपरा को जीवित रखते हुए दुनिया में
कहीं इस बात का उद्घोष कर सकेंगे कि जिस तरह से चीन, रूस, जर्मनी, जापान आदि अनेक देशों ने अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को छुआ है, भारत भी उनसे किसी रूप में कम नहीं है। हमारे पास ज्ञान विज्ञान का जो अनुपम भंडार है, उसे हम अपनी भाषा, अपने प्रतीकों में सीखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आइए हम यह संकल्प लेते हैं कि हम आने वाले समय में अपनी भाषा के प्रति श्रद्धा सम्मान रखते हुए उसका अधिकाधिक प्रयोग करके भाषाई सहिष्णुता को कायम करते रखते हुए इस देश में एक सद्भाव सौहार्द का वातावरण बनाते हुए सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील होंगे, संकल्पबद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।